Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Anupma Sharma going to discuss you class 12th pole science. Student, this is the fifth chapter according to our new syllabus of CBSE for 2020-21. The name of the chapter is Democratic Resurgence. Name of the chapter is Democratic Resurgence. The content of the previous chapter was Crisis of the Democratic Order, where we have to study national emergency that was imposed on India in 1975. Now entire contents of the chapter has been changed. और उसमें चेंज क्या आया कि चैप्टर का नाम चेंज किया गया है। अब इसका लेटेस्ट नाम जो है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्जेंस? जो 1960s का टाइम था स्टूडेंट्स, जो 1960s का टाइम था, उस समय इंडिया के सामने बहुत सारी मुश्किल खड़ी हुई थी और एंड ऑफ 60s में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। क्या हुआ, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। डिकेड्स ऑफ 70s जो था, देयर वर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन इंडिया। और उन प्रॉब्लम्स की वजह से जनता जो थी दैट वाज वेरी डिससेटिस्फाइड। जनता में बहुत अधिक असंतोष था। अब उसका कारण क्यों था? उसका कारण ये था कि जो गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सिस्टम था वो सही नहीं था। वो कैसे सही नहीं था कि बिकॉज दैट वाज नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। जितनी भी समस्याएं थी उनका कहीं कोई समाधान नहीं था। यहाँ पे सोचने वाला पॉइंट है कि समस्याएं कौन कौन सी थी। समस्याएं थी अनएम्प्लॉयमेंट की, महंगाई की और बेरोज़गारी। तो जैसे पता है आपको, देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। युवा वर्ग भी और बाकी जो देश का हिस्सा है जनता का, सभी परेशान हो जाते हैं। और साथ में एक तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना हो और जो चीज़ें हैं वो भी बहुत महंगी हों, तो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव इन दैट टाइप ऑफ कंडीशंस। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट था, व्हाट वाज दैट वाज द लॉट ऑफ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, जो कि सबसे बड़ी जनता के अंदर एक खाई बढ़ती चली जा रही थी। जो अमीर थे वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे थे और गरीब थे वो बहुत गरीब हो रहे थे। तो इसमें जनता को क्या फील हो रहा था? इसमें ऐसे लग रहा था कि ये क्या वो हमारा भारत है, या हमने ऐसे भारत के बारे में सोचा था, या जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स ने क्या ये सोचा था कि हम जो ये मूवमेंट लाएंगे उस मूवमेंट के बाद से भारत जब आज़ाद हो जाएगा तो ऐसे माहौल वाला भारत होगा? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे देश में कई आंदोलन चले। स्टूडेंट्स यूनियन का, ट्रेड यूनियन का, कास्ट बेस्ड मूवमेंट चला और उसके बाद मार्क्सिस्ट मूवमेंट भी शुरू हुआ, जिसके अंदर यह कहा गया कि डेमोक्रेसी शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन अ प्रॉपर वे। डेमोक्रेसी शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन अ प्रॉपर वे, और डेमोक्रेसी को एक नया नाम देना है जो कि प्रेजेंट सिस्टम था उसके अनुसार नहीं, ये सर्ज नहीं हो रहा था टू डेमोक्रेसी के लिए। तो देयर वाज अ न्यू डेफिनेशन। सर्ज मतलब उतना चल नहीं रहा था, वैसा रूप नहीं दिखा रहा था। तो देयर वाज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सर्जेंस की, और डेमोक्रेसी, दैट्स वाई द नेम ऑफ चैप्टर इज रिसर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का पुनरुत्थान, नया नाम, नवीनीकरण, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इस चैप्टर के अंदर हम पूरे चैप्टर में कुछ आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, कुछ व्यक्ति विशेष ने, कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो थी इंडिया की, उन्होंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। वो कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इन सब के बारे में। तो इन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी पढ़ना है। फिर कुछ मूवमेंट्स भी हैं, जैसे कि कास्ट बेस्ड, स्टूडेंट्स बेस्ड, ट्रेड यूनियन बेस्ड मूवमेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स, कास्ट और ट्रेड यूनियन बेस्ड मूवमेंट्स हैं। तो चैप्टर तो थोड़ा बच्चों लंबा ही है। चैप्टर लंबा ही है क्योंकि हमने 3 ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ मूवमेंट्स के भी बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं इस अपनी डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस के पार्ट फर्स्ट की वीडियो में आपको श्री जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बताऊंगी। किसके बारे में? श्री जयप्रकाश नारायण जी के बारे में।
आइए हम सबसे पहले ना उनके बारे में जान लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कौन थे। ही वॉज अ लोकनायक, उनको एक लोकनायक का नाम दिया गया है, जिसमें कि हिंदी में उनका मतलब है, लोकनायक का अर्थ है कि जनता के लीडर। और इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ थे, थ्योरिस्ट थे, समाजवादी थे, एक राजनीतिक नेता थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको हम महात्मा गांधी जी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देश में अगर गांधी जी को कंपेयर करने की, उनकी तुलना तो नहीं कोई कर सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा उनके साथ सिमिलैरिटीज़ को मिलाएं तो वो जयप्रकाश नारायण जी थे। जयप्रकाश नारायण जी वॉज वेरी क्लोज टू महात्मा गांधी, और साथ में वो एक और पर्सनैलिटी के भी बड़े क्लोज थे, और वो थे विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी, महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, इन लोगों की एक ही विचारधारा थी कि ये स्वयं के लिए कुछ भी नहीं सोचते थे, अपने लिए जो कुछ सोचना देश के लिए, ना ही इनको किसी प्रकार की कोई कुर्सी की चाहत थी। और सिर्फ इनका एक मानना था कि देश में ट्रू डेमोक्रेसी शुड बी एस्टैब्लिश्ड, देयर शुड बी ट्रू डेमोक्रेसी इन इंडिया। और ट्रू डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो जाए तो उनका मानना था कि देश तभी सफल हो पाएगा। जयप्रकाश नारायण जी के ने देश के लिए बहुत अधिक काम किए। ही वॉज ऑल्सो हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बिल्कुल नेता थे, हीरो थे, बढ़ चढ़कर आगे उसमें भाग लिया था उन्होंने। तो इससे पहले हम उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वो लोगों के नेता थे और उनकी लाइफ को हम 3 क्लियर फेसेस से देखते हैं। जयप्रकाश नारायण जी की लाइफ को हम 3 क्लियर फेसेस से पहचानेंगे। सबसे पहले तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से वो बहुत अधिक प्रभावित थे, वो मार्क्सिज्म की तरफ तो खिंचते ही चले गए। उनकी लाइफ का दूसरा फेज तब आता है जब वो विनोबा भावे जी के संपर्क में आए और सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए थे, जिसमें कि उन्होंने भूदान आंदोलन में भाग लिया। अगर आपने उसके बारे में कुछ सुना है या नहीं सुना, मुझे उम्मीद है कि मैं सुना ही होगा आपने, तो वो उनका लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फेज था। और आपकी इस टॉपिक से, या आप लगा लीजिए आपकी सीबीएसई के करिकुलम से, उनकी लाइफ के तीसरा फेज जो है दैट वाज रेलिवेंट टू योर चैप्टर, दैट इज़ रेलिवेंट टू योर चैप्टर। वो है इंदिरा गांधी जी को जब वो 1975 में आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय का फेज था। और इस समय 70s का टाइम के बात है, 70s के समय, तो वो मिसेस इंदिरा गांधी जी को सीधी चुनौती देते हैं। और सीधी चुनौती के देने के साथ साथ वो उनको कहते हैं टोटल रेवोल्यूशन का भी, संपूर्ण क्रांति का भी नारा दे रही हैं। तो हमने जो है इस चैप्टर में 3 फेजेस के बारे में देखना है, और जयप्रकाश नारायण जी की लाइफ के बारे में भी देखेंगे। बिहार से वो बिलोंग करते थे। बिहार से बिलोंग करने के साथ साथ छपरा डिस्ट्रिक्ट है उनका बिहार में एक, वहाँ के थे वो। इनकी वाइफ जो थी प्रभावती देवी थी, और वो महात्मा गांधी जी की शिष्या थी। तो उनकी जो शुरू की लाइफ थी जयप्रकाश नारायण जी की, वो यूएस गए थे, अमेरिका, और वहीं पे अपनी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। तो जब 1917 में रशिया में क्रांति हुई थी, उस क्रांति की सफलता से वो मार्क्सिज्म से बहुत अधिक प्रभावित हो गए थे। साइमल्टेनियसली जब उन्होंने वहाँ पर रशिया की क्रांति की सफलता देखी, तो उसी दौरान वो जब इंडिया वापस आए और साथ में आकर महात्मा गांधी जी के साथ रहे, तो इन्हीं चीज़ों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को भी ज्वाइन कर लिया था। कई बार जेल भी गए, जैसा कि अभी पहले ही मैंने आपको बताया है, क्विट इंडिया मूवमेंट के हीरो भी थे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी कि एक कांग्रेस के अंदर ही सीएसपी पार्टी का गठन हुआ था, उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसके बारे के अंदर 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण थे, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश जी। और उसी के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान भी किया, लंबे समय तक काफ़ी काम भी किया। और आप शायद पता नहीं बच्चों जानते हैं कि नहीं, जयप्रकाश नारायण जी वॉज सेक्रेटरी ऑफ दिस पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब 1935 में
1935 में हमारे देश में बिफोर इंडिपेंडेंस इंटर्म गवर्नमेंट बनी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण जी को इनवाइट किया था कि आइए आप कोई पोस्ट ग्रहण कीजिए, किसी भी पदभार को संभालिए। तो जयप्रकाश नारायण जी ने उस समय इनकार कर दिया था कि नहीं, मैंने देश सेवा का काम करना है, आप ये सब आप संभालिए, ऐसा करके उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद 1950s में जयप्रकाश नारायण जी विनोबा भावे के संपर्क में आए, सर्वोदय मूवमेंट के साथ एसोसिएट हो गए, वहाँ से उनसे जुड़ गए, भूदान मूवमेंट शुरू हुआ। उसके बाद से ये लोगों को कहा करते थे दान दीजिए, भूदान, दान देने की बात करते थे। दान किस चीज़ का? डोनेशन ऑफ लैंड। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि दान ले रहे हैं तो वो लैंड का क्या कर रहे थे? ही वॉज प्रोवाइडिंग लैंड टू दोज पीपल हु वर लैंडलेस। ही वॉज प्रोवाइडिंग लैंड टू दोज पीपल हु वर लैंडलेस। टेकिंग फ्रॉम लैंड, जमींदारों से भूमि ले रहे थे जिनके पास अ लॉट ऑफ लैंड वॉज देयर, एंड प्रोवाइडिंग इट टू लैंडलेस पीपल, बिकॉज उनका मानना था फ्रॉम दिस method the difference between rich and poor will definitely decreased। अमीरों और गरीबों के बीच का जो अंतर है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। और उनका मकसद क्या था? उनका एक ही मकसद था, अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को ख़त्म करना। देश की जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके सेंटर में मानव को लाना। जो लोग हैं वो देश की पॉलिटिक्स के बारे में जो कर रहे हैं काम, उनका सिर्फ एक ही मेथड होना चाहिए पॉलिटिशियंस का कि जनता के हित का काम किया जाए। यू नो इट वेरी वेल, डेमोक्रेसी इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ मेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोकतंत्र तो एक ऐसी सरकार है वो जनता के लिए है, लेकिन उस समय हो क्या रहा था? इसके विपरीत हो रहा था। जो सारे ही देश की राजनीति पर बड़े बड़े उद्योगपतियों का प्रभुत्व था, नेता जो लोग थे उनकी जनता से दूरी थी। यह जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी जयप्रकाश नारायण जी को, और इसी वजह से वो सर्वोदय मूवमेंट से जुड़ गए थे। और उनका मानना था कि हम समाज का उत्थान तभी कर पाएंगे जब गांव के लोग या सब कुछ लोग जो गांव में रहने वाले ग्रामीण हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स से जुड़ जाएंगे, उनका पॉलिटिक्स में योगदान हो जाएगा। इसी समय साथ साथ बिहार और गुजरात में मूवमेंट शुरू होते चले गए। स्टूडेंट्स ने मूवमेंट शुरू किया बिहार के अंदर, और जयप्रकाश नारायण जी को कहा कि भाई प्लीज़ आप अप्रोच की उनको कि आप जो है हमारे मूवमेंट की नेतृत्व कीजिए, आप संभालिए, ताकि हमें दिशा निर्देश दीजिए, हमें मार्ग दिखाइए। उन्होंने इस नेतृत्व को स्वीकार भी कर लिया, और यह जो उनका मूवमेंट था ये टोटल रेवोल्यूशन का मूवमेंट बना। इसमें उन्होंने कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने, कि जो हमारी लड़ाई है ना वो सत्ता के खिलाफ नहीं है, ना हम इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हम तो पूर्ण क्रांति लाने की बात कर रही हैं सच्चे रूप से। इंटरेस्ट हमारा किस चीज़ के लिए है? हम देश में लोकतंत्र स्थापित करेंगे, क्योंकि देश में लोकतंत्र की स्थापना से ही लोगों की समस्याएं दूर होंगी। और उस समय कुछ लोगों का यह मानना था कि वो एक ऐसा फेज था जिसमें कि राजनीति में जयप्रकाश नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का दौर चल रहा था। जयप्रकाश नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का दौर चल रहा था। यहाँ पर एक और हुआ कि 1999 में, इन 1999 में उनको काफ़ी लेट भारत रत्न का अवार्ड भी मिला, जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड था। उनको भारत रत्न के सम्मान से नियोजित किया गया, सम्मानित किया गया। उसके बाद से जयप्रकाश नारायण जी और टोटल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी और टोटल रेवोल्यूशन के बारे में हमने देखना है कि उनकी क्या क्या चीज़ें थी, किस तरीके से उन्होंने क्रांति लाए थे। जयप्रकाश नारायण जो थे उनकी हम 3 की कंट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई की, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म के सामुदायिक समाजवाद लाना चाहते थे, और तीसरा जो था संपूर्ण क्रांति थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं जो उनके 3 पॉइंट्स थे। करप्शन के खिलाफ चाह रहे थे वो,
करप्शन जो थी दैट वाज स्पेशली इन बिहार एंड गुजरात में थी। गुजरात में जो नवनिर्माण आंदोलन हुआ था उसमें भी इन्होंने पूरा साथ दिया था, और बिहार की तो जो करप्ट गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ इन्होंने जो आंदोलन किया उसका नेतृत्व स्वीकार किया। बिहार में भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसके नेतृत्व को स्वीकार किया, और उसके लिए तो इन्होंने प्रिंसिपल कम्युनिटेरिज्म चलाया था। ये जो मैं बता रही हूँ आपको अंडरलाइन भी किया हुआ है। क्या मतलब है इसका कि ये किस प्रकार के समाजवाद को चाहते थे जो नीचे के तबके से लेकर चला हो ऊपर की तरफ, नीचे से तबके से चला हो, और इन्होंने इसी बात को सामुदायिक समाजवाद की बात की थी। नीचे से ऊपर तक सबके बीच में एकजुटता होनी चाहिए। उसके बाद जयप्रकाश नारायण वॉज द लीडर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया हु अंडरटुक अ टायर्ड अगेंस्ट करप्शन थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड बिहार। अभी मैंने जैसा आपको बताया, ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। ही एडवोकेटेड द ऑफिस ऑफ लोकपाल अगेंस्ट, ये देखिए टीनीएस में अगेंस्ट करप्शन जो था उसके खिलाफ उन्होंने काम किया था। अब ये देखिए लोकपाल का मतलब क्या है। लोकपाल का मतलब एक इस प्रकार का ऑफिस या एक इस प्रकार की संस्था जो सरकार और राजनीतिक नेताओं की कमियों के खिलाफ काम कर सके। इंडिपेंडेंट ऑफिस हो, स्वतंत्र ऑफिस हो। और जो लोकपाल का आंदोलन था, थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। उसका लोकपाल का आंदोलन क्या था? ये एक ऐसा आंदोलन था जो आज की डेट के आप अन्ना हजारे जी के आंदोलन से इसको जोड़कर देख सकती हैं। अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो था वो आम आदमी पार्टी का था। प्रेजेंट जनरेशन में आपने देखा भी होगा। अन्ना हजारे जी के आंदोलन को हम जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के साथ मैच कर सकती हैं, क्योंकि लोगों का मानना था या कुछ लोग बताते हैं कि जेपी के मूवमेंट के अगर इंडिया में कोई पैरेलल मूवमेंट चला है तो वो अन्ना हजारे जी का ही है। अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन है वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ था। दोनों का जो है मेथड एजिटेशन का था, दैट वाज आल्सो सेम, और इनका जो मूवमेंट चला वो भी वैसा ही सेम था। तो उनके जो प्रिंसिपल्स थे, हिज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सोशलिज्म व्यूज इंडिया एज अ सोसाइटी ऑफ, ये बता रहे थे कि इन्होंने किस प्रकार के समाज की स्थापना करनी है। सोसाइटी ऑफ कम्युनिटीज एनकम्पासिंग 3 की लेयर्स, कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र। कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र को लेकर ये चल रहे थे। कम्युनिटी, रीजन एंड राष्ट्र को लेकर चल रहे थे। इसके बाद से डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी ऑल कंबाइनिंग टुगेदर एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फेडरेशन। ट्रू फेडरेशन तभी आ सकती है डेमोक्रेसी जब सफल हो जाए, और विलेज लेवल में भी हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें तभी फेडरेशन आ सकती है। विलेज लेवल का मतलब क्या है कि जब देश के हर गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति सरकारी कामों में अपनी भागीदारी ना समझे, सरकार की एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें पार्टिसिपेट ना करे, जिम्मेवारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील ना करे, सत्ता का अनुभव ना करे, तो जब तक कि फेडरेशन सफल नहीं हो सकता। तो ये तो उनकी कुछ आइडियोलॉजीज़ थी। तो अब हमारी जो है नेक्स्ट भी देखें, जयप्रकाश नारायण जी और टोटल रेवोल्यूशन। जयप्रकाश नारायण जी और टोटल रेवोल्यूशन, इनका जो सिस्टम था बेस्ड ऑन द अबव प्रिंसिपल्स, जैसे हमने अभी पढ़े हैं। जयप्रकाश नारायण एडवोकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट, व्यक्ति की भी, समाज की भी और राज्य की, थ्रू हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की बात करते थे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बिहार मूवमेंट के समय, जो बिहार में उन्होंने मूवमेंट चलाया था उसके समय भी उन्होंने इसी प्रकार की क्रांति की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो टोटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से नहीं है, हम तो देश में संपूर्ण क्रांति लाना चाहते हैं। कहाँ पर? हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मनुष्यों के, जो यहाँ के नागरिक हैं, उनकी जीवन के हर पक्ष में क्रांति आनी चाहिए। दैट्स वाई उन्होंने जोर दिया मॉरल
किस चीज़ पर? नैतिक उत्थान पर। नैतिक उत्थान, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार ना हो, कहीं किसी प्रकार से कालाबाजारी वगैरह ना हो, जो लोग व्यक्ति हैं भावनाओं का, नैतिकता के मूल्यों का समर्थन करें, अपनी चीज़ों की तरफ ही ध्यान दें, देश के विकास में ध्यान दें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। साथ ही कल्चर, अपनी संस्कृति पर उनको जो है गर्व महसूस होना चाहिए कि हम लोग भी एक समृद्ध राष्ट्र के नागरिक हैं। सेम इकोनॉमिक है, आर्थिक रूप से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को भरा जाए। राजनीतिक तौर से ये देखिए, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो उन बता रही हैं वो भी इसी तरीके से है। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हैं और एक बार वो प्रतिनिधि चुने जाने के बाद दोबारा जनता की आकर बात सुनते ही नहीं है, उनकी मांगों को पूरा नहीं करते, व्हाट आर द उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको नहीं पूरा किया जाते, तो जनता के पास ऐसे अधिकार होने चाहिए कि वो इनको बदल सके। एजुकेशनल है, ऐसी एजुकेशन लोगों के पास होनी चाहिए कि उनके पास कोई हुनर हो, इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्किल डेवलपमेंट हो, कि कोई भी ना कोई ऐसा स्किल हो ताकि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें। और साथ ही साथ इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है कि पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जानी चाहिए। तो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैं आपके पास एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऊपर के लोग, एक वर्ड आ रहा है ऊपर के लोग, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड द राइट रिकॉल, लोगों की एक बार आवाज़ लगाने से जो ये ऊपर के लोग हैं गांवों में, शहरों में, हर जगह पहुँचें और टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल, लोगों की स्वतंत्रता संघर्ष को या उनके राजनीतिक संघर्ष को ज्वाइन करें। किस लिए? फॉर अ क्लीन पॉलिटिक्स, देश में एक स्वच्छ राजनीति हो इन द कंट्री, सो दैट आवर कंट्री कैन डू प्रॉपर प्रोग्रेस। उसके बाद से द एसेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण रिवॉल्व्स अराउंड मैन। उनका यह मानना था, उनका यह मतलब कहना था कि जो वास्तविक राजनीति है वो तो मनुष्यों के चारों तरफ ही घूमती है, मानव के, अपनी जनता के, अपने नागरिक के ही चारों तरफ घूमती है। मनुष्य केंद्रित राजनीति होनी चाहिए। मनुष्य केंद्रित राजनीति का मतलब ये है कि अपनी नागरिकों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई कर सके, उनकी प्रोग्रेस कर सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट्स कर सके। The politics should be man based, people based, public based, not government based होनी चाहिए, so that country definitely do so many activities for the upliftment of the people. सेम अब उन्होंने इस प्रकार की नीतियां लागू करवाई जिनकी वजह से सरकार इतनी अधिक घबरा गई कि क्या हुआ कि इमरजेंसी लागू कर दी गई 1975 में। यह भी सुनने में आया है कि जो इमरजेंसी लागू करने का कारण थे उनमें से एक सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय जयप्रकाश नारायण जी का अत्यधिक प्रभावशाली समय, व्यक्तित्व, कार्यप्रणाली एट्सेट्रा एट्सेट्रा सरकार को समझने आने लगा कि जयप्रकाश नारायण जी तो, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को समझ आने लगा कि जयप्रकाश नारायण तो हमें सीधी टक्कर दे रहे हैं। और फिर जो है सरकार इतनी परेशान हो गई क्योंकि उनका तो मानना ये था कि क्रांति तो देश में तभी आ सकती है कि जब मैन बेस्ड पॉलिटिक्स हो। तो ये आगे वाले टॉपिक्स में मैं आपको इमरजेंसी के टाइम के बारे में भी बताऊंगी, उनके आइडियोलॉजीज़ के बारे में तो अभी मैंने इसका बात में बताया, इमरजेंसी के बारे में आगे इसलिए बताऊंगी क्योंकि उनका कॉन्टेस्ट उसी से रिलेटेड होगा। और जयप्रकाश नारायण जी ने तो अपने स्पीच में, भाषण में, अपने वक्तव्य में कहा ही था कि जनता के लिए ही सब कुछ करना है। लेकिन एक बड़े मतलब दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है अभी तक कभी जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुना नहीं होगा। वैसे तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा किया कि उनको आपके करिकुलम में महान हस्तियों को ऐड किया ताकि आप जान सकें कि इन लोगों का भी देश में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। ये भी एक ऐसे लीडर रहे हैं कि हु आर काउंटेड एज द ग्रेटेस्ट लीडर जो अब तक हमने सुने हैं। तो अब मैं होप करती हूँ कि आप इसमें से जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आपको जो भी मैंने कंटेंट्स बताए हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम श्री राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप ऑल द कंटेंट्स विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स
and kindly subscribe my channel and like it.